नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो सामने है और इसके हेडलाइंस है MOEFCC इश्यूज नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरावली माउंटेन रेंज एज इको सेंसिटिव जोन। यानी कि जो आपका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे ESZ यानी कि आपका इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया। और ये पूरी न्यूज़ क्या है इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ घोषित किया गया है। अब ESZ होता क्या है यानी कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होता क्या है, इसे हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आगे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी जानेंगे। और आपको बता दें कि ये जो अभ्यारण्य यहाँ से 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ESZ घोषित किया गया है। अब इस क्षेत्र को ESZ घोषित करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि उस क्षेत्र में जो भी वनस्पति पाई जाती है, जो भी जीव जंतु पाई जाती है, उनके संरक्षण और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको सहायता प्रदान करना, और इस लिहाज से ही इस क्षेत्र को ESZ घोषित किया गया है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जिले की बात कर लेते हैं। तो ये राजस्थान जिले में स्थित है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। तो ये रहा आपका इंडिया का मैप और यहाँ पर राजस्थान में यह आपका कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। और इसी के साथ ये राजसमंद, उदयपुर और पाली जिलों से भी लगा हुआ है, इस जिलों में भी फैला हुआ है। और अरावली पर्वतमाला में 610.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और इसमें अरावली की 4 श्रृंखलाएं शामिल हैं, जिनका नाम है कुंभलगढ़, सादड़ी, दीसुरी और बोखाड़ा। जब आप यहाँ मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका कुंभलगढ़, ये रहा आपका सादरी और ये रहा आपका दासुरी। तो अरावली पर्वतमाला की जो 4 श्रृंखलाएं यहाँ पे लगी हुई हैं और इसी के साथ इसके पूर्वी भाग में 500 से 1300 मीटर ऊंची पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। और एक और खास विशेषता है कि यहाँ पर ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कुंभलगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जो कि यहाँ पर स्थित है। और 1971 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा 1971 में। अब जल निकासी की बात कर लेते हैं। तो ये जो अभ्यारण्य है इसके पूर्वी भाग में बनास नदी का उद्गम स्थल है, यानी बनास नदी यहाँ से निकलती है और आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके पश्चिमी भाग की भी बात कर लेते हैं। तो इसके पश्चिमी ढलान में सुकदी, सुमेर, मिथड़ी और कोट जैसी सहायक नदियां निकलती हैं, जो कि लूनी नदी में के माध्यम से अरब सागर में मिल जाती हैं। और इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे वनस्पति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे जीव जंतुओं के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं वनस्पतियों के बारे में। तो यहाँ पर जड़ी बूटियां पाई जाती हैं विशेष रूप से, जिसमें कि आपका धोक, खैर, सेमर, तेंदु, बेल और बांस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। जीव जंतुओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्तनधारियों की बात करें तो यहाँ पर भेड़िया, तेंदुआ, सुस्त भालू, धारीदार लकड़बग्घा, गोल्डन सियार, जंगली बिल्ली, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा और चिंकारा पाए जाते हैं। साथ ही साथ पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें मुख्य रूप से धूसर जंगली मुर्गी, मोर, कबूतर, रेड स्पर्क फाउल, तोता, गोल्डन ओरियोल, बुलबुल, सफेद किंगफिशर पाए जाते हैं। तो ये तो हमने समझा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आगे जानेंगे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र होते क्या हैं, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसे ESZ के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसे पार्थिकी रूप से नाजुक क्षेत्र के रूप में या फिर इसे EFA के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस क्षेत्र को अधिसूचित किया जाता है और विनियमित किया जाता है। यानी कि इस क्षेत्र को किसी भी संरक्षित क्षेत्र को जो है आपका ESZ घोषित किया जाता है और इसकी देखरेख की जाती है किसके तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ESZ आखिर होता क्या है। तो कोई भी हमारा संरक्षित क्षेत्र होता है, जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गए, अभ्यारण्य हो गए, ऐसे जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उनकी सीमा से 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है वो आपका ESZ होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई संरक्षित क्षेत्र है, सपोज की टाइगर रिजर्व है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए कि टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और यहाँ से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है ये आपका होता है ESZ, यानी कि पारिस्थितिकी पर्यावरण
संवेदनशील क्षेत्र। तो ये जो आपका 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसे सरकार के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया वो 10 किलोमीटर रखा गया है। तो अब हम उद्देश्य जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करना। अब शॉक एब्जॉर्बर होता क्या है? तो दरअसल ESZ जो होता है वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, एक ढाल की तरह काम करता है संरक्षित क्षेत्रों के लिए। ये बाहर से आने वाले जो भी प्रदूषण है उनको रोकता है, जिससे कि संरक्षित क्षेत्रों में नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा पर्यावरण के क्षरण को भी रोकता है, यानी पर्यावरण में जो भी नुकसान हो उसके क्षरण को भी ये रोकता है ESZ। साथ ही साथ पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने, यानी कि पर्यावरण दृष्टि से जो भी संवेदनशील क्षेत्र है, जो भी सेंसिटिव जोन है, उनके सतत विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसे संरक्षित करने का प्रयास करता है। और इतना समझने के बाद अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ESZ वाला जो एरिया होता है वहां पर कुछ कार्य, कुछ गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती है, विनियमित होती है और अनुमति होती है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं, इन्हें किन किन कैटेगरी में रखा गया है, इन्हें भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबंधित की। ये ऐसे कार्य होते हैं जिन पर सरकार के द्वारा पूरी तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है, और इसमें शामिल है वाणिज्यिक खनन, यानी कि उस एरिया में किसी भी तरीके का खनन कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना, यानी कि ऐसे सभी उद्योग जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है वो भी इस एरिया में नहीं होने चाहिए। अब विनियमित की बात करेंगे तो विनियमित ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए आपको पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। जैसे कि पेड़ों की कटाई, यानी कि अगर आपको इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई करनी है तो आपको इसके लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट की भी स्थापना के लिए आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी, और उसके बाद ही आप इस एरिया में जो है कि होटल और रिजॉर्ट खोल सकते हैं। अब अनुमति की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कार्य जिनके लिए आपको किसी की अनुमति नहीं लेनी होती, यानी कि ये कार्य वहां पर आसानी से किए जा सकते हैं, इसमें शामिल है स्थानीय समुदायों द्वारा जारी कृषि और बागवानी प्रथा, डेयरी फार्मिंग आदि, यानी कि जो भी कृषि कार्य हैं, कृषि गतिविधियां वो यहाँ पर आसानी से की जा सकती हैं ESZ वाले एरिया में। और इतना समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे ESZ घोषित करने से लाभ क्या होगा? तो सबसे पहला तो यही है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, यानी कि वहां की जो पारिस्थितिकी है उसकी सुरक्षा होगी, उसका संरक्षण होगा। साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय समुदाय हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन और आजीविका को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि वहां पर एक तरीके से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नदियों का संरक्षण होगा, और इसके अलावा वहां की जो उस क्षेत्र की जैव विविधता है और साथ ही साथ वहां के पारिस्थितिक तंत्र की भी रक्षा की जाएगी। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और दूसरा है, इसे हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, और तीसरा है, यह अभ्यारण्य भेड़िया की पर्याप्त आबादी के लिए जाना जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। ए ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, या डी है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।